Hello everyone. Today we have Ruchira here with us in the next episode of Women Marketers. I, co-host of Women Marketers Aishwarya, would like to welcome Ruchira, the paid ads expert, and who is also running her agency and providing 360-degree digital marketing services. So, welcome Ruchira to our show, and I would like you to introduce yourself and tell us more about your background. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या और थैंक यू सो मच गोवर्धन जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। और मैं नीश मार्केटर जो ग्रुप है फेसबुक पे उस पे एडेड हूँ, तो वहां से मुझे काफी सारा नॉलेज भी मिला और मैंने वहीं से शायद गोवर्धन जी ने मुझे रीच आउट किया। और मैंने आपकी जो सीरीज है विमेन एंटरप्रेन्योर्स की वो मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी। और अब आते हैं मेरे ऊपर कि मेरे बारे में क्या है। तो हाँ, मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर। मैं हूँ इंदौर से और मैं पिछले 3 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, 3 से 4 साल से। बट हाँ, वो बोलते हैं ना कि आपको आपका जो ईयर है वो मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है कि आपने कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है। और वो ज्यादा मैटर करता है क्योंकि एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कभी कॉर्पोरेट में जॉब नहीं किया है और मैंने हमेशा अपनी पर्सनल जो है वही मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू ही अपनी जो है मार्केटिंग की है और बिजनेसेस और ब्रांड्स के लिए। तो हाँ, अभी मैं जो है बिजनेसेस और ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करती हूँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। और जैसे ऐश्वर्या ने बताया कि 360 डिग्री मार्केटिंग, तो हाँ 360 डिग्री मार्केटिंग हम लोग करते हैं। मेरी टीम है, हम लोग 7 से 8 लोग हैं टीम में और 2-3 इंटर्न्स है, तो हम लोग मिलके कर लेते हैं। ओके। और हाँ, मेरा अपना जो है वो है कि मैं पेड एडवर्टाइजमेंट में एक्सपर्ट हूँ। मुझे स्ट्रैटेजीज बनाना, बिड स्ट्रैटेजीज और ये सब में बहुत इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से ही, मुझे गूगल एड्स में और फेसबुक एड्स में। तो मेरी एक्सपर्टीज इसमें है। ओके। तो रुचिरा, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि हम कोई भी चीज करते हैं लाइफ में, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, बट मुझे करना कुछ और था लाइफ में, बट इवेंचुअली मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गई, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि आप शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग की फैन थी, या आप कुछ और करना चाहती थी अपने लाइफ में, या आपको मोटिवेशन या आइडिया कहाँ से मिला कि मैं एक कंपनी खड़ी कर दूंगी, या मैं पीपीसी एक्सपर्ट बन जाऊंगी, या फेसबुक एड एक्सपर्ट। तो आप थोड़ा उस बारे में बताएं हमें। श्योर श्योर। पता है क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना स्कूल में, तो हमारे हमेशा से ड्रीम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जब हम स्कूल में जब छोटे होते हैं 5th 6th में, तो हमारे ड्रीम कुछ और होते हैं कि हम ये बनेंगे, हम पुलिस बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। या जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर हमको लगता है कि नहीं यार, हमने जो है 10th 12th कर लिया है, उसके बाद अब हम ये करेंगे। तो हर किसी का एक ड्रीम होता है। जैसे मैं अपनी फैमिली में देख रही थी, तो मम्मी वाले साइड जो है वो ऑफिसर है सारे, आईपीएस आईएएस ऑफिसर। और जो पापा वाली साइड है वो सारे जो है बिजनेस मैन है, वो लोग सब बिजनेस करते हैं। तो मैं हमेशा से कंफ्यूज थी कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। बट हाँ, मेरा एक ड्रीम जरूर था कि या तो दो होते हैं हमेशा से आपके पास में ऑप्शन में, हमेशा बचपन से पता नहीं क्या रहा है कि मैं हमेशा दो ऑप्शन लेके ही चलती हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन था मेरा ये कि मुझे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसके लिए मैं प्रिपेयर करने लग गई थी। बट हाँ, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ क्योंकि हर बार मैंने जैसे बताया कि आपके हर एज ग्रुप में आपके ड्रीम चेंज होते हैं। जब आप देखते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ वालों को, तो आपके हमेशा ड्रीम चेंज होते हैं। तो मैंने 12th किया कॉमर्स बैकग्राउंड से और फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने फ्रैंकफर्ट से एयर होस्टेस ट्रेनिंग की, मैंने और मेरे भाई ने। और हम लोग ने कैबिन क्रू का पूरा कोर्स किया। फिर जब फैमिली में हम लोग को पता चला कि हाँ यार ये एरोस्पेस की ट्रेनिंग कर रही है, तो उस टाइम पे, जब मैं बात कर रही हूँ 2005-6 की, उस टाइम पे मैंने 12th किया था। तो उस टाइम पे ये होता था कि यार फैमिली में या सभी को ये पता था कि यार ये जो एयर होस्टेस की जो जॉब होती है वो अच्छी नहीं होती। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको वो करते ही क्या है, वो सर्व करते हैं। तो थोड़ा सा फैमिली का प्रेशर था, तो उस टाइम पे मैंने अपना स्विच किया करियर। फिर मैंने किया अपना ग्रेजुएशन, बीकॉम से किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन से। फिर उसके बाद मैंने किया एमबीए फाइनेंस और एचआर में। और उसके बाद मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया शेयर मार्केट में कि मैं और उसमें मैंने इंटर्नशिप भी की।
कि मुझे Okay. इंटर्नशिप करनी है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो एक यहाँ पे फर्म थी इंदौर से ही, मैंने सारा अपना जो स्टडी है वो इंदौर से ही की है। और फिर उसके बाद मैं, जैसे प्रेशर होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे मम्मी वाले साइड में जो है वो सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, तो एक होता है ना कि आपको भी ऑफिसर बनना है। सबको देख रहे हो कि मेरी बुआ की बेटी सिविल जज बन रही है, मामा के बेटे आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, तो वो लगता ही है। और वो काफी फेमस है, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे ऑफिसर है। मतलब सचिन अतुलकर को आप जानते होंगे, या नाम कहीं सुना होगा सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे मामा के बेटे हैं। सिविल जज मेरी बुआ की बेटी है। तो सभी आसपास जो आपके लोग हैं वो सारे, जो आपके कजिन्स है, वो सब ऑफिसर है। Okay. तो मेरे माइंड में भी ये था कि नहीं यार, मुझे भी डट के एकदम पढ़ाई वढ़ाई करनी है और आईपीएस ऑफिसर बनना है। बनना है। Okay. तो मैंने स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन और 2014 में। और Okay. क्योंकि तब तक तो मेरा ये एमबीए और फाइनेंस एचआर का यही सब चल रहा था कि हाँ आपको जॉब करनी है, जैसे जो रेगुलर चलता है। फिर हाँ, मैंने फिर स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन। मैंने 3 से 4 अटेम्प्ट दिए, फिर मुझे लगा कि नहीं यार इसमें नहीं, और हमेशा मैं 2 मार्क्स या 4 मार्क्स से रह जा रही थी। प्रीलिम्स दिया, क्योंकि इसमें 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होता है। और जब आपकी प्रीलिम्स होती है वो आपकी साल में एक बार होती है, तो आपको पूरा 1 साल वेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साल में 2-3 बार हो रही है एग्जाम। तो वो पूरा 1 साल आपको वेट करना होता है। तो मैंने अपने 4 साल जो है वो इसमें लगा दिए। और इसी बीच में, मतलब 2016 में मुझे मतलब शादी करनी थी। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं 27 की हो गई थी तो घर में भी था कि यार अब शादी वादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने मतलब मैट्रिमोनी पे प्रोफाइल बनाई कि मुझे अपने, जैसे मैं हूँ मराठा, तो मुझे मराठियों में शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं देखते आ रही थी अपनी फैमिली में और अपने रिलेटिव में कि मराठी लोग तो नहीं। तो हाँ, मुझे ये था कि मुझे कहीं दूसरे कास्ट में मैरिज करनी है। Okay. तो मैट्रिमोनी पे मैरिज, मतलब मैट्रिमोनी के थ्रू मेरी मैरिज हुई 2016 में। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी कि फिर क्या हुआ। तो हाँ, उसके बाद मैंने 2016 में मैरिज हुई। और फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी 2018 तक, Okay. जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन थी। फिर उसके बाद मैं आई डिजिटल मार्केटिंग में। और Okay. उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन था डिजिटल मार्केटिंग में आने का, क्योंकि मैं जैसे सिविल सर्विसेज में होता है कि आप करंट अफेयर से रिलेटेड काफी सारे नॉलेज रखते हो, क्योंकि वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें एग्जाम में। तो मैं यूट्यूब पर काफी सारे लाइव होते थे ऐसे चैनल्स के, तो मैं उनके यूट्यूब के वीडियोस देखती रहती थी। तो मुझे एक दिन साहिल खन्ना का इंटेलेक्चुअल इंडीज वो दिखा चैनल, और मैंने देखा कि यार ये कुछ न्यूज यूज टाइप के कोई आ रहे हैं साइड में, तो मैंने देखने लग गई। फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, क्योंकि मैं एकदम अलग बैकग्राउंड से थी, मुझे नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। और ना ही मैंने कभी जॉब की थी। तो मेरा Okay. बिल्कुल भी कॉर्पोरेट वाला बैकग्राउंड नहीं था, और ना ही आईटी वाला था कि मुझे पता हो। बट हाँ, एमबीए के साथ में मैंने सैप का भी किया है सर्टिफिकेशन कोर्स, तो वो एक अलग है कि आप कर लेते हो क्योंकि सब कर रहे हैं। Right. तो ऐसे मैं आई डिजिटल मार्केटिंग में। 1 साल तो मैंने कम से कम इस पे सिर्फ रिसर्च की थी कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन जो कोर्सेस होते हैं, जो गूगल के फ्री कोर्स होते हैं, एसईएम ब्रश के और हब स्पॉट एकेडमी के, ये जो फ्री कोर्सेस होते हैं वो काफी सारे ट्राई किए मैंने। तो उससे मुझे बेसिक नॉलेज मिल गया कि हाँ ये होता है। यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार अब जो है चीजें सारी कुछ ऑनलाइन आ रही है, तो आप ऑफलाइन तो ऑलरेडी सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो। तो और वो भी घर पे बैठे बैठे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही घर पे रहती थी, 14 आवर 16 आवर अपनी स्टडी में ही रहती थी, पूरा टाइम पढ़ाई में लगे रहना। तो ऐसे में आई डिजिटल मार्केटिंग में। Okay. और मैंने फिर पेड कोर्स ज्वाइन किया। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, सो दैट बाकी विमेन मार्केटर्स या जो भी मार्केटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, लाइक आपने एजेंसी स्टार्ट की है पर्सनल ब्रांडिंग, तो मैं उस पर आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कोई टिप्स शेयर करें, क्योंकि एवरीवन डज नॉट हैव अ राइट माइंडसेट। मतलब एक गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल in this industry, तो there might be some important things जो जरूरी हैं ध्यान रखने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग या आप एफबी कह लो, ओवरऑल किसी भी चीज से कह लो, बट क्या ऐसी चीजें हैं लाइक जो हेल्प करे बेटर करने में इसी इंडस्ट्री में,
और अगर कोई बेसिकली नहीं कर पा रहा है बेहतर, तो वो कैसे कर सकता है? ओके, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो आपको अपनी ऑडियंस सबसे पहले और नीश, दो चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन करनी होगी कि आपकी नीश क्या है। मैं जैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि मुझे गूगल एड्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, मैं पीपीसी एड्स में बहुत एक्सपर्ट थी, मुझे वो बहुत सही लगता था। बट उसमें क्या हो रहा था कि मुझे अब ऑडियंस के सामने आने आने के लिए नहीं मिल रहा था, मेरा फेस या मुझे कोई जानता नहीं था। और मुझे हमेशा से था कि मेरी हमेशा से एक फैंटेसी थी कि मुझे सब लोग जाने, कि यार सबकी होती है ना कि हाँ मुझे सब जाने, मेरी एक अपनी पहचान हो। तो उसके लिए मैंने फिर पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की, ये लॉकडाउन के थोड़े टाइम पहले ही। और तो हाँ, जैसे तुमने पूछा ऐश्वर्या कि क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो गलतियां मैंने की है। बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो कैमरा शाय होते हैं। सबसे पहले तो अपना जो कैमरा शाय है, जो कैमरा फियर है, वो आप छोड़ दो। आप, किसी को भी नहीं फर्क पड़ता कि आप कैसे दिखते हो और क्या आप क्या हो क्या नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं। अगर उनको वैल्यू मिल रही है तो वो आपके पास जरूर आएंगे। एक चीज ये होती है। और फेसबुक, जैसे तुम बोल रहे हो कि फेसबुक एक्सपर्ट है या गूगल एक्सपर्ट है, तो मैंने जैसे स्टार्ट किया वो किया था कि आपको मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल को एकदम प्रोफेशनल कर दिया। पहले मैंने स्टार्ट किया था कि अपनी कंपनी प्रोफाइल को ग्रो करती हूँ, पर मुझे लगा नहीं यार इसमें मजे नहीं आ रहे, वो क्रिएटिव्स बना बना के अपलोड कर रही हूँ और नहीं मजे नहीं आ रहे। फिर मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे, पर्सनल ब्रांडिंग अभी जो ट्रेंड है वो पर्सनल ब्रांडिंग का ही है। आप अगर अब तक आप नहीं आए हो तो आप आ जाओ, क्योंकि मैंने बहुत लेट आई हूँ पर्सनल ब्रांडिंग में। तो उससे मुझे फायदा काफी मिला है। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हम्म आपने बोला कि आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को ही प्रोफेशनल कर दिया, तो हम्म जब द थिंग इज आपके पर्सनल प्रोफाइल में ऐसे लोग होंगे जो आपके फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, हम्म राइट? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, या किसी और करियर प्रोफेशन के लोग। तो हम्म आपको उस चीज से कोई चैलेंज फेस नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे पर्सन को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, जो मेरा फ्रेंड है, बट एट द एंड वो एकदम ही अलग चीजें पोस्ट कर रहा है, तो आई हम्म विल नॉट लाइक टू फॉलो दैट पेज, या जो भी है मैं इंटरेक्ट करना बंद कर दूंगी। तो या आपका अनफॉलो कर देंगे। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं हूं, अगर मैं ही अपने पर्सनल प्रोफाइल पे डिजिटल वाली वीडियोस डालूं, तो दो चीजें हो सकती है, एक कोई मुझे अनफॉलो कर देगा या सिंपल मेरे पोस्ट को इग्नोर कर देगा। तो हम्म आपको मतलब ये चीज आपके लिए बहुत स्मूथ रही थी? आपको शुरू से ही रिस्पॉन्स अच्छा आया? उन लोगों का भी सपोर्ट है, मतलब जो दूसरे फील्ड से हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको नहीं ये नीड फील हुई कि नहीं यार ये ऑडियंस तो किसी काम की नहीं है, मतलब नई ऑडियंस तो लानी ही पड़ेगी अपने पेज पे, क्योंकि रीच और वो सब आ नहीं रहा, उससे इंटरेक्शन नहीं आ रहा? तो आपकी मतलब क्या था रिस्पॉन्स जब आपने ये चीज की, पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल कन्वर्ट किया? मैं बताती हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रैटेजी से चल रही थी कि अगर मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल में लेकर आ रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मेरा जो फोकस है वो मेरे ऑलरेडी जो ऑडियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, जो नई ऑडियंस है उनके ऊपर होना चाहिए। तो मैं हैशटैग है या जो अपने क्रिएटिव है या जो भी मैं बनाती थी, कंटेंट क्रिएट करती थी, वो सारा ऐसे ही करती थी जिससे लोगों को वैल्यू मिले या जिनको पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि अभी अभी तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया, अभी सबको पता है कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। आज से हम 2 साल या 3 साल पहले अगर बात करें तो हर किसी को नहीं पता था। तो मैंने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए, जो मेरे साथ में बैठते थे मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने ही मुझे अनफॉलो कर दिया। और कि यार ये क्या, हाँ पूरा दिन डिजिटल मार्केटिंग करती रहती है, क्या है ये। मतलब लोग चिढ़ जाते हैं, ऑफ कोर्स वो चिढ़ेंगे, वो उनका एग्जैक्टली। जेन्युइन है। बट स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, इन्होंने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया और मुझे अनफॉलो कर दिया। पर थोड़े टाइम तक बुरा लगा, फिर मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया कि नहीं, स्टिक रहना है बस इसी पे। पर्सनल ब्रांडिंग करनी है मतलब करनी है। आप अब चाहे आपको लोग अनफॉलो करे या आपको नेगेटिव कमेंट करे या कुछ भी करे, क्योंकि करते रहना है। हाँ, मैं स्टार्टिंग में कुछ पोस्ट भी अपलोड करती थी तो मेरे कुछ नोन थे या जो मेरे साथ वाले थे वही नेगेटिव कमेंट कर देते थे। या लाइव में कभी जाती थी इंस्टाग्राम पे तो वहीं पर ही मुझसे बोल देते थे कि ओहो तू तो बहुत बड़ी हो गई है आजकल, तू तो आजकल ये करने लगी है, तू आजकल वो करने लगी है, ओहो तो हमको भी सिखा दे क्या होता है। इस टाइप के कमेंट करते थे। मतलब ओके। वो होता है ना जिसको नॉलेज नहीं होता वो फिर क्या ही बोलेगा, जो उनको आता है वो वही बोलेगा। तो सही मुझे बात है। लगा कि
मैं इनको बोलूं कि तुम मुझे अनफॉलो करो, इससे तो बेटर है कि तुम खुद कर दो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। एग्जैक्टली। तो हाँ, स्टार्टिंग में ये चीज ये प्रॉब्लम आती है, तो बट एट आपको फेस प्रेजेंट करना होता है आपको। एट प्रेजेंट मैं कैसा वर्क कर फोकस्ड रहा है? थी इसीलिए मैंने इग्नोर कर लिया, बट हर कोई नहीं कर पाता है। अगर हाँ मान लो अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग से छोड़कर अगर मैंने कोई अपना मान लो कोई मेकअप स्टूडियो ओपन कर लिया एकदम से, और मैं मेकअप से रिलेटेड जो है कंटेंट पोस्ट करने लग गई, तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरे फॉलोअर्स है वो चले जाएंगे। उनको लगेगा कि क्या ये मेकअप हमारे किसी तो काम का है। एग्जैक्टली वो तो है ही ना, वो वही हाँ चीज देखना चाहते हैं जो वो पसंद करते हैं। हाँ राइट। अब आप और मैं भी उन्हीं कैटेगरी में से हैं। अब हाँ। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो तो मैक्सिमम 90% चीजें आपने उससे रिलेटेड फॉलो की होंगी, 10% आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो पर्सनल इंटरेस्ट है, मेकअप हो गया, ह्यूमर हो गया, एक्सेट्रा। आलतू हम्म। फालतू चीजें ऑब्वियसली ना आप फॉलो करोगे ना मैं। तो इट्स लाइक अ ह्यूमन नेचर दैट वर्क्स सेम फॉर एवरीवन। तो बट हाँ, आई पर्सनल ब्रांडिंग में एक चीज बहुत अच्छी है कि मैं मेंटेन रखती हूँ कि आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी आपका कंटेंट हो और आपकी पर्सनल लाइफ भी हो। तो मैं ये चीज बहुत ज्यादा मैंने स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखी है कि अगर मैं कहीं घूमने भी जा रही हूँ तो मैं वो भी फोटोज अपलोड कर देती हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है कंटेंट वो भी मैं अपलोड करती हूँ। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ही कंटेंट अपलोड करी हूँ। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम्म। आप दोनों चीजें मेंटेन कर सकते हो। मतलब आपने एक्चुअली उसे पर्सनली वो हाँ शेयर किया। तो हाँ। हाउ इज द रिस्पॉन्स सो फार? मतलब डिड द पेज ग्रो वेरी वेल, या आर यू स्टिल मैनेजिंग इट टू ग्रो? लाइक कैसा है आपके पेज का रिस्पॉन्स? मुझे तो काफी अच्छा है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं वो आपसे डीएम में आते हैं, ट्रैक करते हैं और आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि आपका प्रपोजल आप सेंड करो और आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये जरूर होता था कि बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है आप पे कि हम्म। आप क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। अभी तो खैर बहुत इजी हो गया है कि मेरे आज फॉलोअर्स है, पहले तो मेरे कुछ 600 या 700 फॉलोअर्स थे तब भी मुझे क्लाइंट मिल जाते थे, 1000 थे तब भी मेरे पास में क्लाइंट थे, और आज मेरे पास कुछ 9000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे सिर्फ। बाकी ओके। लिंक्डइन अलग है, फेसबुक अलग है और यूट्यूब है। तो डिपेंड है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको कहीं ना कहीं से रीच आउट करते हैं क्लाइंट, अगर उनको आप अगर कोई कनेक्ट कर पा रहा है तो। ग्रेट। दैट्स ग्रेट टू नो दैट इवन आफ्टर पीपल वर अनफॉलोइंग यू तो आपने मैनेज किया उस चीज को ग्रो करने का। तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, सो दैट एक लर्निंग हो जाए सबके लिए। अब जिनको भी अपना पर्सनल ब्रांड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन पे ग्रो करना है, तो हम्म। आई वांट यू टू गिव अ फ्यू टिप्स। ठीक है? क्या चीजें, मतलब कितना कंसिस्टेंसी एटसेट्रा। हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन होते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट तो बना लिया, फेसबुक अकाउंट तो बना लिया, बट ग्रो नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे होंगे। राइट। हम्म। एंड आप बता रहे हो 600 से 9000 की जो जर्नी है वो की है, तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। तो आप हम्म। उसके बारे में प्लीज कुछ टिप्स शेयर करें। दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी ही रखनी है। आप ऐसा नहीं है कि आपने 1 मंथ 2 मंथ आपने मैंने अपने आप को 90 डेज का चैलेंज दिया था कि मुझे 90 डेज जो है कंटिन्यू जो है कंटेंट पोस्ट करना ही करना है, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो मैंने ये चीज की। तो आप एक एक अपना जो है, जैसे मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया, आप ऐसा ले सकते हो कि आज मुझे लिंक्डइन पे अपने 90 डेज देना है। और ओके। अगर इंस्टाग्राम को ग्रो करना है तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे 90 डेज देना है। अगर आपको फेसबुक ग्रो करना है या यूट्यूब ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट, मतलब आपके एक दिन में 3 से 4 पोस्ट आपको अपलोड करने ही करने, मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो। क्योंकि ये है कि आप लोगों को जितना दिखोगे उतना, मेरा एक टैगलाइन है मैं जो हमेशा हर जगह यूज करती हूँ, मेरे हर प्रोफाइल पे, मेरे हर प्रपोजल में, कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ इसमें कि अगर आप जितना लोगों को दिखते रहोगे उतना, और ये सारा ऑर्गेनिक है, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है वो तो है ही है, बट हाँ जितना आप लोगों को दिखते रहोगे ना उनके माइंड में आप रिकॉल होते रहते हो हमेशा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो आप कंसिस्टेंट रहो, चाहे आप कोई भी एक चैनल उठा सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, कुछ भी हो, और एक स्ट्रैटेजी के थ्रू आप चलो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ तो भी चल रहे हो कि हाँ मुझे 90 डेज देना है तो मैं कुछ भी अपलोड करूंगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो ट्रेंड में चल रहा है आपको वो भी चीजें ध्यान रखनी है कि हाँ अभी ये चीजें ट्रेंड में, जैसे इंस्टाग्राम
फोकस्ड है पूरा रील पे, उनको कोई मतलब नहीं है कराउजल पोस्ट से या फिर सिंगल पोस्ट कि आप क्या फोटो अपलोड कर रहे हो, वो पूरे फोकस्ड है रील पे, उनका एक एजेंडा है। तो आपको जो ट्रेंड में भी रहना है कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, रील चल रहा है, यूट्यूब पे अभी क्या चल रहा है, शॉर्ट्स चल रहा है, लिंक्डइन पे अभी किस टाइप का पोस्ट चल रहा है। वो गया जमाना लिंक्डइन का जब पहले लोग सिर्फ प्रोफेशनल वाले कंटेंट जो है अपलोड करते थे, अभी वहां पर भी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। तो आप थोड़ा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ये अब हुआ है, पहले अगर मैं बात करूँ 2011-12 की तो उस टाइम पे नहीं होता था। उस टाइम पे तो आई गेस ये भी नहीं था, लिंक्डइन हाँ पे सिर्फ लोग आते थे जॉब के लिए पिच जॉब के करने, लिए, हाँ। एंड दैट वाज इट, तो पीपल वर आपको, नॉट हाँ, जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको ट्रेंड अडेप्ट में करना रहना है, पड़ेगा। हाँ, ठीक है, रहना पड़ेगा। great. And one more thing, as you have been handling a lot of things, paid campaigns भी handle कर रहे हो, and agency है, तो like how do you manage both things, personal branding और agency? challenges नहीं आते आपको? मतलब एजेंसी का काम भी इम्पोर्टेंट है, फिर कई बार आप जैसे बता रहे हो कि 90 डेज रेगुलर चैलेंज, तो कभी क्लाइंट वर्क आ गया तो ऑब्वियसली क्लाइंट वर्क तो आप छोड़ नहीं सकते, फिर ये होता है कि सेकंड प्रायोरिटी हो गई पर्सनल ब्रांडिंग, तो आप दोनों का लाइक हाउ डू यू कीप द बैलेंस? एंड हाँ, इवन ये इफ बहुत सारे लोगों यू ने मुझसे मैनेज, पूछा भी है। just like तो to complete it, even if you manage, मान लो आपने बैलेंस कर भी लिया, तो आई वुड लाइक टू नो, जैसे हम खुद को चैलेंज दे रहे हैं 90 डेज 60 डेज 30 डेज वॉट एवर, तो हाउ कैन समवन क्रिएट सच कंटेंट, क्योंकि लोग 2-3 दिन का कंटेंट क्रिएट करने में परेशान हो जाते हैं, राइट? सो हाउ डिड यू मैनेज? आपने किया 90 डेज, तो समथिंग मस्ट बी देयर, तो जस्ट शेयर सम फैक्ट्स अबाउट इट, अबाउट द सबसे बैलेंस। पहली चीज है कि आप रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च, आपका जो भी नीश है, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप जिम कोच हो, या आप एक कंटेंट राइटर हो, या आप एक डॉक्टर हो, या कुछ भी हो, आप आपका 90 डेज का जो आपका कंटेंट है वो आपका प्री प्लान होना चाहिए। मैंने अपने लिए कंटेंट कैलेंडर बनाया था कि मुझे इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना है, तो मैंने 90 डेज का अपना पूरा कंटेंट कैलेंडर बना लिया कि मुझे इस दिन ये अपलोड करना है, इस दिन इस टॉपिक पे मुझे अपना कंटेंट जो है वो अपलोड करना है। और यूट्यूब के लिए अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे किस नीश को मैं टारगेट कर रही हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक कंटेंट अपना कैलेंडर बना लिया। कंटेंट कैलेंडर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप दोनों चीजें हैंडल कर रहे हो। जैसे मैं एजेंसी को भी, आप सिर्फ बात करो एजेंसी, मुझे क्लाइंट को भी हैंडल करना पड़ता है, मुझे टीम को भी हैंडल करना पड़ता है, मुझे इंटर्न्स को भी हैंडल करना पड़ता है, और अगर बीच में कोई लाइव सेशन आ गया है या कुछ मुझे कहीं करना है तो वो भी मुझे हैंडल करना पड़ता है, मुझे अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी पड़ती, बहुत मल्टीपल थिंग्स आपको करनी पड़ती है। और उसी के साथ में आपको फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है और अपना खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रेजेंटेबल रखना होता है अपने आप को, क्योंकि आप फेस हो अपने ब्रांड का, तो आपको प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट चीज है कि आप एक कंटेंट कैलेंडर बनाओ अपना 30 डेज का, 1 मंथ का पहले बना के रखो, जिसमें आपको पता हो कि हाँ मुझे ट्यूसडे को ये चीज अपलोड करनी है, सैटरडे संडे मुझे अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है। तो इस टाइप का आपको कंटेंट कैलेंडर जब आप पहले से ही प्रिपेयर कर लोगे तो आपको 90 डेज के चैलेंज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेट। सो हियर इज वी रियलाइज के प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज आप कर रहे हो, भले ही एजेंसी है, पर्सनल प्लानिंग तो ब्रांडिंग है है। इम्पोर्टेंट, बट कंटेंट कैलेंडर ये बहुत कम लोग कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं अपने लिए। मैं खुद अपने क्लाइंट्स को, जो कोचेस हैं, जो जिनके लिए मैं कंटेंट कैलेंडर बना सकती हूँ, मैं ऑलरेडी उनको, मेरा जो कंटेंट कैलेंडर है वो पेड है। और मैं, जैसे कुछ होते हैं जो मुझसे सर्विसेज नहीं लेना चाहते, उनको चाहिए कि सब हमको आप बता दो कि हम किस टाइप का कंटेंट अपलोड करें, तो वो मैं कंटेंट कैलेंडर भी उनके लिए बना के दे देती हूँ। Okay, great. So the other thing is कि when you basically started all this, तो मतलब आपको रिस्पॉन्स अपने फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से कैसा आया? लाइक डिड यू गेट इनफ ऑफ रिस्पॉन्स, या अभी भी आपका कैसा है सपोर्ट, लाइक लोग दे रहे हैं सपोर्ट या नहीं? व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड बेसिकली? देखो, स्टार्टिंग में एक तो आपको सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। आप मोबाइल फोन में सारा दिन लगे रहते हो, आप लैपटॉप में लगे रहते हो, तो लोगों को नहीं समझ में आता, स्पेशली जब आप इंडिया में रह रहे हो और आपकी फैमिली ऐसी है जो आपके आसपास ही है हर टाइम पे।
तो आप नहीं उनको समझा सकते कि आप क्या कर रहे हो। उनको लगता है ये टाइम पास कर रही है। टाइम पास कर रही है, लड़की है ये तो क्या सारा ही कर दिन, रही होगी, टाइम पास कर रही है। नहीं लड़की हो या लड़का हो, मैं मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, इवन लड़का भी सारा दिन लगा रहेगा ना फोन में, तो उसको भी ये बोलेंगे तू टाइम पास कर रहा है, जब तक उनके हाथ में पैसा आप नहीं दोगे। जिस दिन आपने उनके हाथ में पैसा दे दिया या उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प कर दी, उस दिन उनको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में आप कुछ कर रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा है। देखो जहाँ पैसा दिखता है ना, वहां कोई नहीं रोकेगा आपको। और वो चाहे आप कितनी ही मेहनत करें, आप चाहे फोन में लगे हो, लैपटॉप में लगे हो, या कैसे भी लगे हो। तो जिस दिन मेरे घर में या मेरे पास में पैसा आया, तब मेरे घर वालों को लगा कि हाँ ये टाइम पास नहीं करे। वैसे मेरे घर वाले काफी सपोर्टिव थे हमेशा से ही, उनको पता है कि अगर ये कुछ भी कर रही है तो ये अच्छा ही कर रही होगी। तो इसीलिए, और हाँ जैसे तुमने पूछा मुझसे कि यार प्रॉब्लम्स तो देखो बहुत, तुम खुद हो तो तुमको भी पता है कि आज तुम घर में रह रही हो तो तुमको हर कोई उठ के बोल देता है ये कर दे, ये मेहमान आए, चाय बना दे, ये ला दे, वो ला दे। बहुत डिस्टरबेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है इवन डिस्ट्रैक्शन। मैं। हाँ, तो ये चीजें तो खैर ठीक है, फेस करनी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इवन मेरे भाई को भी फेस करनी पड़ती है ये चीजें। ओके, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि बेसिकली आप अभी जो कर रहे हैं उसके एक्सपेंशन के, या बेसिकली व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आप अपना जो करियर या आगे विजन देखते हो एज अ पर्सनल ब्रांडिंग में देखते हो, या यू हैव एनी प्लान्स टू लॉन्च एनी कोर्सेज या व्हाट, मतलब आप उसको कैसे बढ़ाना चाह रहे हो? बिकॉज आई थिंक हम लोग कोई चीज कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में, हम मतलब हमेशा 5 साल बाद का बोलते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। तो आप मतलब दिस इज नॉट अ इंटरव्यू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा बस यही ये है कि आपने इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में इतना मतलब हार्ड वर्क करके और मेहनत करके जो अचीव किया है, तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं उसके लिए? लाइक कितना बड़ा देख रहे हो आप उस चीज को, एंड कैसे, लाइक व्हाट आर द टिप्स, या फिर कुछ प्लानिंग होगी आपके माइंड में, चीजें भी होंगी, तो जस्ट वांटेड टू नो दैट। देखो मेरा ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्लान तो नहीं है। अगर मैं प्लानिंग से चलती तो शायद मैं आज ऑफिसर होती, या तो मैं एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में और एचआर में, तो या मैं एचआर जॉब पे बैठी हुई होती, या मैं फाइनेंस का कोई जॉब कर रही होती। तो ऐसे कोई 5 years की प्लानिंग नहीं है, बट हाँ एक हर एक डिजिटल मार्केटर अपना एक कोर्स लेके जरूर बैठा हुआ है। राइट। तो मेरा वो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी कि मैं अपना कोर्स कोई लेके आऊं, क्योंकि मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी को बहुत मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के थ्रू किसी को कोर्स प्रोवाइड कर सके, मैं वो नहीं हूँ। मेरा माइंड जो है वो बिजनेस रिलेटेड चलता है, तो मैं बिजनेस ओनर्स को, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है वो चीज मैं कर सकती हूँ। और मेरे फ्यूचर के प्लान ये है कि जो अभी मुझे कुछ लोग जो जानते हैं, अगर मुझे मान लो 9,000 या 10,000 लोग जानते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और ज्यादा लोग जाने। एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को मुझे बहुत ज्यादा ग्रो करना है, जहाँ पे लोग आगे, जैसे अभी भी मेरे क्लाइंट है, मुझे कभी भी आगे होके किसी को कोल्ड डीएम या कोल्ड ईमेल नहीं करने पड़ते हैं, और खुद क्लाइंट जो है आगे होके आते हैं मेरे पास में। तो मैं इन फ्यूचर भी यही चाहूंगी कि अगर कोई बड़े भी क्लाइंट हो, हाई पेइंग क्लाइंट भी होंगे, या जिनका बजट 1 CR 2 CR का भी होगा, तो वो खुद आगे होके आए कि यार रुचिरा हमने तुम्हारा काम देखा है, तो हम तुम्हारे साथ में काम करना चाहते हैं। तो ये मेरे फ्यूचर गोल्स है, मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग ही करना चाहती हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं कोर्स लेके आऊंगी या फिर मैं कुछ और नहीं। ठीक है, तो बाकी मतलब यू, पर्सनल लाइफ में तो काफी आपके गोल्स होते हैं कि आपको घूमना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको काफी दैट सारे होते हैं। नेसेसरी, हाँ। लाइक इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, या बोलते हैं ना सक्सेसफुल होना है, तो हम्म। ऑब्वियसली अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ वर्क 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 भी करते हैं तो वी आर नॉट प्रोडक्टिव, हम लोग बस कंफ्यूज रहते हैं और एट द एंड दिमाग काम करना बंद हो जाता है। इफ पता वी, है ऐश्वर्या, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सक्सेसफुल की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। जब आप 12th में 90% लेके आते हो, तो क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल बोल देते हो? या आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हो तो आप अपने आप को सक्सेसफुल बोलोगे? या आपने एक बहुत बड़ा घर और गाड़ी खरीद ली है तो आप अपने आप को सक्सेसफुल बोलोगे? किस किस वे में, मतलब मुझे सक्सेसफुल की डेफिनेशन कभी समझ में नहीं आई है, और ना ही मैं उसको बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहती, क्योंकि सक्सेसफुल एक अपनी सोच होती है कि अब आप अपने आप को मान सकते हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और जिस टाइम आप मान लेते हो उसके बाद आप मेहनत करना बंद कर देते हो,
कि अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, अब बिल्कुल, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। वो एक ग्रीड भी आ जाती है। बट हाँ। हाँ, इन माय ओपिनियन इफ आई से सक्सेसफुल क्या है, बेसिकली हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, क्योंकि हर किसी के गोल्स और विजन अलग है लाइफ में, राइट। एंड मेरे हिसाब से ये है कि जब आप अंदर से खुश है ना चीजों को लेके, आप सक्सेसफुल है लाइफ में। क्योंकि आप अगर करोड़ रुपए भी कमा लें और आप खुश ही नहीं हो, तो फिर आप कहाँ से हुए सक्सेसफुल? You will not be able to make yourself or your family or your friends happy, right? अब there are a lot of businessmen, है ना, हर कोई अलग टाइप की अर्निंग कर रहा है, अलग टाइप से बिजनेस चला रहा है। बट द थिंग इज, कुछ लोग ना वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस भूल जाते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उनको कुछ 10-15 साल बाद जब रिटायरमेंट के टाइम पे रियलाइज आता है कि यार 60 साल तो मैंने काम में ही निकाल दी और लाइफ तो एंजॉय ही नहीं की। फॉर मी बीइंग सक्सेसफुल इज के आप अपना वर्क लाइफ में भी ग्रूम करो खुद को, ग्रोथ हो, और पर्सनल लाइफ में भी जितना एंजॉय कर सकते हो करो, बिकॉज you never know what happens the next day. And I think we should fully enjoy it, learn, grow, groom, help each other, communicate, and the last thing is कभी घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज का। जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, always be down to earth. This is what एक्चुअली makes ये, हाँ, मुझे अच्छा लगा ऐश्वर्या ये सुन के। और सीरियसली ये होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आप जो सोचते हो वो कभी कभी नहीं होता है। तो और ये चीज होती है। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आऊंगी। और मुझे भी ये भी नहीं, मुझे मेरा ड्रीम था कि मैं तो आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, क्योंकि मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। exactly और उसके पहले मेरा ड्रीम था कि मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी। तो right. हमेशा ही आपके ड्रीम और आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है, आपको पता ही नहीं होता है कि नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है कभी भी। इवन मेरी पर्सनल लाइफ में भी काफी सारे चेंजेस आए, क्योंकि मैं यहाँ इसीलिए शेयर करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी लड़कियां होती है वो बहुत ही अपने आप को डिप्रेस्ड हो जाती है, या ऐसा फील करने लग जाती है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, या फिर हम में कुछ कमी है, या जो भी है। तो मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, इफ यू अलाउ मी टू शेयर। Yeah, sure. Why not? Why not? हाँ, तो पर्सनल लाइफ का मेरा बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें कि मेरे ये ऑफ कोर्स ये मेरे शादी से रिलेटेड है। Okay. जहाँ 2015 में मेरे लिए जो है मैट्रिमोनी वेबसाइट के थ्रू शादी का रिश्ता आया। काफी सारे लड़कों से मैं उसके पहले मिली हुई थी, और कुछ 10-15 लड़कों से, और उसके बाद एक लड़के से रिश्ता पक्का हुआ। उनकी फैमिली जो है पंजाब से यहाँ पर आई, इंदौर। उन्होंने देखा और फिर हम लोग का रोका वोका हुआ। और फिर उसके बाद में 2016 जनवरी में मेरी शादी हुई, 31 जनवरी। और शादी हुई, बहुत अच्छा सा फंक्शन हुआ। सारा कुछ इंदौर से ही हुआ, क्योंकि वो लोग थे बनिया, पंजाबी बनिए, तो उन लोगों ने पैसा खर्चा नहीं किया कि ठीक है। और उनमें काफी लेन देन बहुत चलता है कि Okay. यार आप ये करो वो करो, गिन्नियां देनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा। और मैं हूँ मराठा, तो हम लोग में ऐसा नहीं चलता है। तो ये चीज हुई कि हाँ, मेरी शादी हो गई 2016 में। और फिर जब मैं ससुराल गई अपने 1 मंथ रही वहां पर, तब मुझे पता चला कि जो मेरा हस्बैंड है वो ड्रग एडिक्ट है। तो Oh. और वो भी एक्सट्रीम वाला ड्रग एडिक्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ होते हैं जो जो थोड़े बहुत कर रहे होते हैं या छोड़ देते हैं। होता है कि हाँ ठीक है आप थोड़ा बहुत ड्रग्स ले रहे हो। और वो जो था वो एकदम उड़ता पंजाब और संजू मूवी वाले जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो उस टाइप वाला ड्रग एडिक्ट था। तो वो बेसिकली उन्होंने झूठ बोल के जो है शादी की कि चलो शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, एक हर माँ बाप को लगता है। तो उसके माँ बाप ने झूठ बोला और शादी हो गई। वो मैट्रिमोनी के थ्रू थी, तो हमको ये भी नहीं पता चला कि वो किस टाइप के ड्रग लेता है। बताइए, ड्रग्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जब आप मैं यहाँ पे बहुत खुल के बोल रही हूँ कि जब जब वीड हैश ये लोग सब फूकते हैं ना, तो उनकी आंखों में दिखता है कि हाँ इन्होंने फूका है। और हम्म। जो कुछ अलग टाइप के नशे होते हैं ना, जैसे इंजेक्शन ले लिया है या, तो ये दिखते नहीं आपको, ना आंखों में दिखेंगे ना फेस में, क्योंकि इंसान बहुत साइलेंट सा रहता है। और बहुत ही सिंपल सा लड़का था। मुझे लगा कि यार ना ये स्मोक करता है ना ही ये ड्रिंक करता है, कितना अच्छा लड़का है। अपनी इसकी छोटी फैमिली, अच्छा घर है। तो घर वाले जब शादी करते तो यही देखते हैं कि अच्छा घर हो, फैमिली अच्छी हो, बस हमारी बेटी खुश रहे, उसको कुछ काम ना करना पड़े। और जो ये करना चाहती है जॉब या जो भी, वो उसको करने दे। यही चीजें देखते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं देखते हैं कि लड़का खाता पीता ना हो। तो मेरे घर वालों ने भी यही देखा और हो गई मेरी शादी। फिर मुझे पता चला तो मैंने कहा शिट, मैंने कहा ये क्या हो गया अभी,
एक ड्रग एडिक्ट से मेरी शादी तो हो गई है, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, मैं घर पे भी बताने की नहीं थी, क्योंकि मैं क्या बताऊंगी, मुझे जैसे तैसे मैनेज करना था, क्योंकि आपकी फैमिली में आपको हमेशा सिखाया होता है कि आपको जैसा भी एडजस्ट मिल करो। रहा है, हाँ हस्बैंड, आप एडजस्ट करो। तो मैं उसको सुधारने में लग गई थी कि मैं सुधारती हूँ, मैं डॉक्टर का हमने ट्रीटमेंट करवाया, उसको रिहैब सेंटर भेजा, और वो रिहैब में रह के आया, तब भी वो नहीं सुधरा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी ये टाइम आ गया कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि और मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, वो फैमिली बहुत अच्छी थी, मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो लोग मुझसे कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी है, बट हाँ एक ड्रग अडिक्ट वाला जो एक फेज था, वो उस लड़के की गलती थी, उसके पापा मम्मी की थी कि उन्होंने झूठ बोल के शादी करवा दी। तो उससे मुझे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा, मतलब अब तक भी ये होता है कि मैं मुझे किसी पर भी ट्रस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। और 2016 में मेरी मैरिज हुई है और 19 में मेरा डिवोर्स हुआ है, तो ये जो 4 साल थे वो हमने ऐसे निकाले हैं कि वो रिहैब जाता था, वहां से वापस आता था कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं लूंगा। मतलब मेरे घर वालों ने काफी ज्यादा एफर्ट भी लगाया कि चलो पंजाब में बहुत ज्यादा नशे वशे हैं, तो तुम इंदौर आके रह लो। तो ओके। इंदौर भी आके वो रहा कुछ 10 दिन, और उस 10 दिनों में ही उसने इतने ज्यादा ड्रग्स लिए और आसपास के लोगों से उधारी कर ली, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों से पैसे वैसे मांग लिए, तो काफी बहुत ही वो था। और इस बीच में जो केस चल रहा था, ये जो पता है क्या है, एक चीज है ऐश्वर्या की, शादी करना बहुत इजी है, शादी करना एक है कि आपने वेबसाइट बना के रख दी है बस, और उस बिजनेस को ग्रो करना कैसे है वो आपके हाथ में होता है, एक रिलेशनशिप पूरा मेंटेन करना फैमिली के साथ, वो चीज बहुत अलग होती है। और जो अलग होना होता है ना, वो बहुत अलग होता है, कि जब आप डिवोर्स ले रहे होते हो ना, तो आपकी फैमिली आपके और सोसाइटी आपको बहुत ज्यादा ब्लेम करती है कि कहीं ना कहीं जज इसकी भी करते हैं। गलती होगी। मेरे हाँ। साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरे साथ एक जेन्युइन रीजन था कि हाँ वो ड्रग एडिक्ट है, इसीलिए मैं हटी हूँ वहां से, और वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था टैग कि मैं एक मतलब डिवोर्स ही कहलाऊं, या होता है आप अगर मार्केट में आप निकलोगे या सोसाइटी में आप किसी को बताओगे, आज मेरी फैमिली में मैं किसी फंक्शन में नहीं जाती हूँ, मैं किसी शादी में नहीं जाती हूँ, क्योंकि हर कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे, मतलब जवाई कैसे हैं और जीजू कैसे हैं, ये सब चीजें हर कोई पूछता है, तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मैं फ्रेंड से भी अलग हो गई, मैं फैमिली से थोड़ा सा दूर हटना स्टार्ट हो गई कि यार हाँ। बट हाँ मुझे मेरी फैमिली में भाई और मम्मी का काफी सपोर्ट मिला, और अब तक है उनका सपोर्ट, उन्हीं के सपोर्ट के थ्रू आज मैं ये सब भी कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते मुझे, तो हम्म। पता नहीं मैं कहाँ होती, या शायद हो सकता है कि मैं और अच्छी जगह भी होती, क्योंकि जब आपको ठोकर लगती है, ठोकर खा के ही आप ठाकुर बनते हो, तो हो सकता है कि मैं और अच्छी जगह होती। बिल्कुल। तो ये तो लाइक इट्स वेरी गुड, फैमिली हाँ, का तो सपोर्ट है। ये थोड़ा मेरा पर्सनल लाइफ का था कि जब जब ये टाइम था मेरा 4 साल, ऐसा नहीं था कि मैं वहां रही अपने ससुराल में, मैं ससुराल से अपने 3 से 4 मंथ में ही वापस आ गई थी, मैं अपने घर थी इंदौर में। बट उस बीच में मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, 16 to 18 मैंने अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की कि आज मैं खुद कुछ बन जाऊंगी, और मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, तो मुझे फ्यूचर मेरा ब्राइट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये मेरा ओपिनियन है, मे बी सबका ना हो, आई हम्म। थिंक फैमिलीज, लड़कियों की फैमिलीज बेसिकली करती है सपोर्ट, आई विल नॉट डिनाई, बट एट द एंड क्या होता है, उनको भी ये होता है कि अपने पैरों पे खड़ी है तो एक सेटिस्फैक्शन होती है। एंड फिर ज्यादातर उनको इश्यूज नहीं होते, बिकॉज अभी भी कई ऐसे लोग हैं अपने ही कंट्री में, आउटसाइड कंट्री, जिन लोग को एज ए लाइबिलिटी भी ले लेते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब खुद देख लेंगे। But here the best part is that you are doing your own gig, and you are not stopping. So I think that is what keeps you and your family motivated, and maybe it will motivate all the women marketers who are इवन watching this अभी भी मुझे podcast. कुछ लोग बोलते हैं कि अब तो तुझे पता नहीं कौन मिलेगा, अब तुझे जो मिलेगा लड़का वो डिवोर्स ही मिलेगा, अब तो तुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना It's a पड़ेगा। myth. Any हाँ girl, मतलब हर कोई यही बोलता है मुझे, हर दूसरा इंसान, रिलेटिव हो या रिलेटिव तो छोड़ो, मतलब कोई भी इंसान, मुझे हर दूसरा इंसान यही बोल के जाता है कि तुझे तो अब कोई डिवोर्स ही मिलेगा, या तू कोई डिवोर्स ही देख ले अपने जैसा, अब तुम वो तो फ्रेश तो रही नहीं हो कि जो फर्स्ट मैरिज वाले होते हैं,
तो उस टाइप वाले काफी सारे जो चैलेंजेस है वो भी आपको, ये पर्सनल लाइफ में सारी जो आपको पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा फेस करने होते हैं। कभी कभी फैमिली में भी ऐसा हो जाता है कि यार किसी बात को लेके कुछ लड़ाई हो गई या कुछ हो गई, तो आपको एकदम से लगता है कि अरे यार क्या है, मैं क्या कहीं मैं और कहीं चली जाऊं या कुछ हो। अभी जैसे मेरे भाई के रिश्ते देख रहे हैं, तो मुझे कहीं कहीं अपने आप में लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई रीजन बन जाए कि यार इसकी बहन तो घर में बैठी हुई है, डिवोर्स हुई है, तो पता नहीं क्या है। तो होता है, ये हम इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये चीजें होती है। आज चाहे मेरी फैमिली की सोच ऐसी नहीं है, मेरी नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप प्लीज, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो आप ये मत सोचना कि आपकी, अगर आपका डिवोर्स हुआ है या आपकी लाइफ में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई कोई चीज हुई है तो आपको कहीं हारना है, रुक जाना है, रोते बैठना है। मेरे साथ में भी ऐसा दिन आया कि मैं अकेले बाथरूम में रो रही हूँ, बैठी हूँ, सोच रही हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब मेरा क्या होगा। लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, इवन आज भी करते हैं कि तू ऐसी है वो हर चीज में करते हैं, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं कि तू ये होगा वो होगा। बट आपको उन सबको अलग हटा के अपने आप को, जो आपको करना है, आपको उस पर फोकस करना है बस। That's great. और डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी एक नीश है, एक जो आप घर में बैठे बैठे आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो मेल होते हैं डोमिनेटिंग है, ऑब्वियसली बात है, अपनी इंडियन जो है सोसाइटी वो मेल डोमिनेटिंग है, तो वहां पे वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए मैंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया और मैंने कहीं जॉब नहीं की। That's great. And with this, I would like to give an end to this interview. And it was great having you, Ruchira, on our talk show. And I think मेरे को भी personally काफी चीजें इस interview से सीखने मिली, and I hope जो भी लोग ये interview देख रहे हैं या देखेंगे उनको भी काफी चीजें as a life lesson, as a personal feedback या as a growth perspective बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So see you guys on the next episode, and till then stay tuned. Thank you so much everyone for your time. Thanks a lot. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर हैविंग मी। थैंक यू।